हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड जो सीजीएल का पेपर 2 होने वाला है, जिसमें आपको लैंग्वेज पेपर जिसे बोला जाता है, लैंग्वेज पेपर में आपको कई सारे भाषा चुनने का जो ऑप्शन आपको मिलता है। तो इसमें जिन किसी ने हिंदी को चुना है तो हम हिंदी की आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है, जिसमें हम जो हिंदी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे जो सिलेबस है उसको ख़त्म करेंगे। तो ये पहला वीडियो है, ठीक है। ये पार्ट 1 है, जिसमें हम भाषा की जो उत्पत्ति हुई है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें भाषा के जो उत्पत्ति है उस पर चर्चा करेंगे, इससे कैसे कैसे सवाल बनेंगे, आगे के जो पार्टों हैं इनमें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम सिलेबस पे देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस पेपर 2 है उसमें 5 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे: भाषा, साहित्य, उपन्यास, कहानी और नाटक। सबसे पहले जो है वो भाषा है, ठीक है। जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है, तो पहला पार्ट हमारा भाषा है। भाषा में जो हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अव्वट, डिंगल, ये सब है। तो सबसे पहले हम भाषा यदि देख रहे हैं तो सबसे पहले भाषा विज्ञान में जो हमारा सिलेबस दिया गया है कि भाषा की परिभाषा और भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास, ये है। तो हम आज 2 टॉपिक को देखेंगे, भाषा की परिभाषा और भाषा की उत्पत्ति। उसके बाद इसके विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन को हम आगे के जो पार्ट होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो पीडीएफ्स वीडियो के होंगे, इन्फॉर्मेशंस होगी एग्जाम से रिलेटेड, मैं यहीं पे डालते रहता हूँ, ठीक। तो आपने अब तक पूरा सिलेबस देख लिया होगा। जैसे साहित्य में देखिए क्या है, नाटक में क्या है, कहानियाँ में क्या है, तो सारे सिलेबस है उसको मैंने अलग से एक वीडियो में कवर किया है। तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा जो क्यूरी आती है वो क्या आती है, तो भाषा की परिभाषा है क्या आखिर, कि भाषा आखिर कैसे कहते हैं, कि भाषा क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को सरलता, स्पष्टता, निश्चितता और पूर्णता के साथ आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा क्या है, तो भाषा वैसे जो जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों का, विचारों का सरलता पूर्वक और स्पष्टता पूर्वक, निश्चितता पूर्वक उसका आदान प्रदान करता है, वो भाषा कहलाती है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरे को समझा सकें या दूसरे के भावों को समझ सके, उसे भाषा करते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। तो ये भाषा की परिभाषा हो गई। तो आशा करता हूँ आपको भाषा की जो परिभाषा है वो क्लियर हो गया होगा। हमें जो भाषा है, भाषा की परिभाषा हम यहाँ से क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है कि भाषा जो है वो शब्द आया कहाँ से है, ठीक है। एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाषा सवाल जो शब्द है, भाषा जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो भाषा वर्ड जो संस्कृत के एक शब्द आया है, भाष जो है, भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से भाषा आया है। अब अर्थ निकलता है कि भाष का मतलब क्या होता है, तो भाष का मतलब होता है कहना या बोलना, ठीक है। भाष का मतलब होता है कहना या बोलना। तो संस्कृत के भाष शब्द जिसका मतलब होता है कहना या बोलना से धातु से बना हुआ है ये भाषा शब्द, ठीक है। और धातु का मतलब क्या होता है, तो धातु का मतलब होता है किसी काम को होना या किया जाना, ठीक है। किसी काम को होना या किया जाना को धातु कहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि भाषा में जो भाष्य शब्द है और धातु जो शब्द है उसकी क्या परिकल्पनाएं हैं। देखते हैं कि भाषा की जो कैटेगरी होती है, भाषा कितने टाइप के होते हैं। तो भाषा आप देख सकते हो कि लिखित होती है, बोलकर होती है और संकेत के द्वारा आप बताते हैं। तो भाषा 3 टाइप की होती है। तो चलिए इन तीनों को देख लेते हैं। तो भाषा जो है वह 3 टाइप की होती है। एक लिखित भाषा, आप लिखकर किसी चीज़ को बता सकते हैं। आप मौखिक भी तो किसी को बता सकते हैं और आप सांकेतिक भी तो किसी को बता सकते हैं। कई बार ऐसे आपको सिचुएशंस आती है जब आप ना तो लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, तो वहाँ आप संकेतों का काम लेते हैं। तो ये तीनों जो है वो भाषा ही कहलाती है, ठीक है। आप सांकेतिक भाषा भी होती है, जैसे कि वो सिंगल लैंग्वेज आप देखे होंगे, तो वो सांकेतिक भाषा जो कि बधिर लोगों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आया होगा सांकेतिक, सांकेतिक के बाद आया होगा मौखिक और मौखिक के बाद आया होगा लिखित। बाकी हम इनकी डिटेल्ड वे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मौखिक हम देखते हैं कि मौखिक क्या है। तो मौखिक सार्थक जब उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग जो किया जाता है वो मौखिक में किया जाता है। वैसे ही यदि मौखिक में कुछ बोल दिया जाए तो उससे थोड़ी वो मौखिक भाषा बन जाएगा। जब भी कुछ बोला जाए तो उसका कोई सार्थक अर्थ निकले, तो वो जो ध्वनि हम निकाल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है, तो वो मौखिक भाषा कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद जब सांकेतिक भाषा की चर्चा करें तो सांकेतिक भाषा में संकेतों के द्वारा जब हम किसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा की चर्चा करें तो लिखित में जब मौखिक ध्वनियों को
जो मौखिक भाषा आप बोलते हैं, जैसे कि मौखिक मैं बोल रहा हूँ, अब इन्हीं को मैं लिख दूँ। मौखिक ध्वनियों को जब लिखने के लिए चिन्ह तय कर दिया जाए कि जैसे क है, क को ऐसे ही लिखा जाता है तो ये क है, ये ए है, ए को ऐसे ही लिखा जाता है तो ये ए है। तो इस तरह से जब चिन्हों को चिन्हित कर दिया जाए तो वो लिखित ध्वनियाँ होती है। तो लिखित ध्वनि के सबसे जो जरूरी लिखित ध्वनियों के लिए होती है कि आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए, आपको एक लिपि चाहिए, लिखने के लिए आपको एक लिपि चाहिए। तो लिपि है जो क्या होती है, तो लिपिक जो होती है वो क्या है, तो मौखिक ध्वनियों को लिखित भाषा में लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं लिपि। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आ जो है वो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन यही चीज़ ए जो है वो जो रोमन लिपि में ऐसे लिखा जाता है और देवनागरी में ऐसे लिखा जाता है। ये तो लिपि जो है वो चिन्ह तय किए जाते हैं कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे भाषा के जो 3 टाइप हुए, मौखिक, सांकेतिक और लिखित, इन सब की हमने चर्चा कर ली। तो अब हमारा टॉपिक आता है भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति हमारा टॉपिक है। तो भाषा की उत्पत्ति से आशय जब उस काल से है जब मानव ने बोलना आरंभ किया होगा। भाषा की उत्पत्ति जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मैंने इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ है कि भाषा की जो बोलना, जब मनुष्यों ने जब बोलना आरंभ किया तो वो जो भाषा सीखना आरंभ किया होगा। तो वही उसी को उत्पत्ति की हम जांच करेंगे। कई सारे सिद्धांत आए जिसके द्वारा हम जांच करेंगे कि भाषा की उत्पत्तियां जो है वो कैसे हुई और किस काल में हुई। तो इस विषय में बहुत सारी संकल्पनाएं आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे जो भाषाविद हैं वो अपने अपने थॉट्स इसमें देंगे। ठीक है, तो मानव इतिहास में यह काल इतना पहले आरंभ हुआ, ये जो बोलने की जो कला आई, लिखने की जो कला आई, ये इतना पहले आरंभ हुआ ना कि इसका विकास से संबंधित कोई संकेत मिलना लगभग असंभव सा कार्य हो गया है। लेकिन फिर भी जो कई सारे भाषाविदों हैं उन्होंने कुछ कुछ सिद्धांतों देकर भाषा की उत्पत्ति है उनको जानने का प्रयास किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है कि भाषा की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने 2 प्रकार की राय दिए। ठीक है, 2 प्रकार से उन्होंने विचार विमर्श किया। एक तो प्रत्यक्ष मार्ग होता है और एक परोक्ष मार्ग होता है। कोई भी ए स्थान है, एक ए स्थान है, यहाँ से मुझे बी तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ से बी तक जाना है, ये मान लिया कि ये 300 ईस्वी है। ठीक है, ये 300 ईस्वी है और यहाँ हमको जाना है 500 ईस्वी तक। ठीक है, 500 AD तक जाना है और जो यहाँ है वो 300 AD है। तो 300 AD से हमें 500 AD तक जाना है। तो एक तो तरीका होता है कि 300 से 500 की ओर जाया जाए और दूसरा तरीका तो होता है कि 500 से 300 की ओर जाना चाहे। किसी भी चीज़ को जानने का तरीका होता है। जैसे अभी मनुष्य इंटरनेट यूज कर रहा है, तो इंटरनेट यूज कर रहा है तो 2 तरीका है। तो पहले तो आप देखेंगे पास्ट से प्रेजेंट की ओर आया या फिर प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाएं, तो ये 2 तरीका होता है। तो वही है, दोनों तरीका जो है वही प्रत्यक्ष मार्ग है, जिसमें हम प्रेजेंट से जो पास्ट है उससे प्रेजेंट की ओर जाते हैं। इसमें भाषा की जो आदिम अवस्था से चलकर उसकी वर्तमान अवस्था तक जाते हैं, जो कि रेलिवेंट है। ऐसे ही हम किसी चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं, ना कि हम उल्टा कर सकते हैं, जो कि परोक्ष मार्ग दिया गया था। परोक्ष मार्ग में किया गया कि आज की जो विकसित भाषाएं हैं उनके आधार पे हम उसके जो पास्ट है उसको डिसाइड करेंगे। तो ये यहाँ पे रिलेवेंट ये नहीं है। तो ये परोक्ष मार्ग जो था, जो हमने पहले डिस्कस किया कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी। तो प्रॉब्लम मैंने उसका बताया था कि कभी भी हम प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाने में दिक्कत होगी। जो भाषा विकास का विभिन्न कालों की परिस्थितियों में जो हुआ, जो गति हुई, उसके में वर्तमान रूप से पीछे के इतिहास को जानने में हमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती है, जिसे जो कि ये अव्यवहारिक है। इसे देखकर किसी प्रकार का सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। इसी कारण से इसे व्यर्थ घोषित किया गया। ठीक है, तो ये व्यर्थ था। ठीक है, तो जो भाषा का जो परिचय है, सबसे पहले परिचय पे बात करते हैं कि भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में जो बातें आती है, मानव ने सर्वप्रथम किस काल में भाषा बोलना आरंभ किया, ये सवाल सबसे पहले उत्पन्न होती है। तो ध्वनियों, वस्तुओं, पदार्थों, भावों से जब मानव ने सबसे पहले जो भाषा है उसको इन सब से जोड़ना आरंभ किया होगा, तो ये जो किस काल में आरंभ किया, यह सामूहिक स्तर पर यह निश्चय किया कि किन जो शब्द हैं उनका प्रयोग किन चीज़ों के लिए किया जाएगा। जैसे ये जो कुर्सी है, तो ये कुर्सी ही क्यों है, इन सब का जो निश्चय है वो कब किया गया, तो इन्हीं की उत्पत्ति के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न भाषा विज्ञान की सीमा विचार में नहीं आता। ये कुछ दार्शनिक जो सवाल हैं वो हम यहाँ पे विचार हैं वो मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ कि जो ये भाषा की उत्पत्ति जो है ये भाषा विज्ञान की विचार सीमा में नहीं आता। ये जो है वो विज्ञान की जो पदार्थ का तात्विक विश्लेषण करने से यह बता देगा कि यह भाषा किस वर्ग की भाषा है, इसके गुण दोष की चर्चा कर देगा, उसके जन्म का प्रश्न दर्शन की सीमा में आता है।
मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भाषा है वो भाषा ज्ञान की सीमा में नहीं आता, वो एक दर्शन की सीमा में आता है कि भाषा की उत्पत्ति जो कैसे हुई, ये दर्शन की सीमा में आता है। ठीक है, आजकल के जो भाषा वैज्ञानिक है भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न पर भाषा विज्ञानी की सीमा में इसे नहीं मानते। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे चर्चा करने की आपसे कोशिश की है। तो हम प्रत्यक्ष मार्गों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष मार्ग पे हम चर्चा करेंगे कि जो प्रत्यक्ष मार्ग है उसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए गए और कौन कौन से सिद्धांतों के तहत जो भाषा है उसकी जो उत्पत्ति है उसको जानने का प्रयास किया गया। तो भाषा की उत्पत्ति में विभिन्न भाषाविदों द्वारा भाषा के विकास और इतिहास से संबंधित उत्पत्ति को लेकर कई सारे सिद्धांत दिए गए, जिनमें कुछ सिद्धांत आपके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति मतलब ऐसा कहा जाता है कि भाषा जो है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद सांकेतिक सिद्धांत है, उसके बाद धातु या फिर अनुरणन सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है, आवेश सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत और समन्वित सिद्धांत। तो ये कुछ सिद्धांतों हैं जिनको हम इसमें जो वीडियो है इसमें आने वाले वीडियो जो है वो धीरे धीरे इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो पहला दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो आता है वो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आता है कि भाषा जो है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो सिद्धांत है इसमें जब शुरुआत में जब भाषा को जानने का प्रयास किया गया भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में, तो सबसे प्राचीनतम जो मत है, जैसे कि कई सारे जो राइटर हुए जैसे पाणिनि हुए और कई सारे राइटर व्याकरण जो लिखने वाले हुए, उन्होंने जो प्राचीन काल में उन्होंने माना कि जो भाषा है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। जो सांसारिक जो जितने भी संसार के अनेक वस्तुएं जिस तरह से भगवान ने बनाई है, जो संसार की सारी वस्तुएं भगवान ने बनाई है, ऐसी मान्यता है। तो इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए ऐसा भी कहा गया कि जो भाषा है उसको भी भगवान ने ही बनाया है। ठीक है, लेकिन आजकल जो ये मत है ये तुरंत के तुरंत नकार दिया गया था। जैसे आप देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा गया है। संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा गया, जो इसका घोतक है। इसको इस ओर संकेत करता है कि जो भाषा है उसे दैवीय उत्पत्ति का भाषा का सिद्धांत प्राचीन काल में माना जाता था कि जो भाषा है उसे भगवान ने बनाया है। उसी तरह से जो आप पाणिनि का जो अष्टाध्यायी बुक है उसमें 14 जो मूल सूत्र है, 14 मूल सूत्र हैं, उसमें महेश्वर जी अर्थात जो शंकर है वो माना गया है कि ये जो 14 मूल सूत्रों हैं इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुए, तो महेश जी मतलब शंकर जी के डमरू से हुए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें मानी गई थी, मतलब माना गया था कि जो भाषा है वो दैवीय उत्पत्ति है, भगवान के द्वारा बनाया गया है। चाहे वो कोई धर्म हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो या फिर और कोई धर्म हो, हर धर्म जो है वो अपने हिसाब से भाषा को दैवीय उत्पत्ति मानकर चलने लगा था। ठीक है, प्राचीन काल की ये स्थितियां हैं। तो बौद्ध जो लोग थे, बौद्ध लोग जो बोले वो पाली को, जो बौद्ध आप जानते हैं कि बौद्ध जो है वो पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। तो बौद्ध लोग जो पाली को भी इसी प्रकार मूल भाषा मानते थे। उनका कहना था कि जो पाली भाषा है वो अनादि काल से चलता आ रहा है, बहुत प्राचीन काल से ये भाषा चलती आ रही है, तो ये भगवान के द्वारा उत्पत्तित की गई भाषा है। उससे भी एक्सट्रीम होकर जैन लोग आए। जैन लोग ने आगे कहा कि जो अर्धमागधी भाषा है ये मनुष्यों का ही भाषा नहीं है, ये पशु हैं, पक्षी हैं, ये सभी जो है वो अर्धमागधी भाषा ही बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने एक्सट्रीम ये लोग धर्म के प्रति चले गए थे। वहीं हिब्रू भाषा, यदि आपको आता होगा तो आप इसे कमेंट में करेंगे कि हिब्रू भाषा कहाँ बोली जाती है, तो आपको मैं ये जो हिब्रू भाषा है ये इजराइल की भाषा है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि हिब्रू प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, तो ये हिब्रू भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये इजराइल की भाषा है। ठीक है, तो इजराइल के जो कई सारे विद्वान हैं, इजराइल के जो भाषाविद कई सारे हैं, उन्होंने कई सारे भाषाओं को जो शब्दों हैं उनको इकट्ठा किया और उन्हें ये सिद्ध करने का प्रयास किया जो सारी भाषाएँ हैं वो हिब्रू से ही बनी है। ठीक है, सारी जो भाषाएं हैं वो हिब्रू से ही बनी है, ऐसा उन्होंने जताने का प्रयास किया। तो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग धर्मों वाले कैसे कैसे जो अपनी भाषा है उसको दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में घोषित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे प्रश्न उठता है, जो यदि ये सिद्धांत को हम सच मान भी लें तो प्रश्न उठता है कि यदि भाषा की दैवीय उत्पत्ति हुई है, जैसे कि सारे संसार की जो वस्तुएं हैं उनकी उत्पत्ति भगवान ने की है, तो उसी तरह से यदि भाषा की भी दैवीय उत्पत्ति हुई है तो सारे जो संसार है उसकी तो एक ही भाषा होनी चाहिए थी। ऐसा थोड़ी था कि अलग अलग भाषा बनाया भगवान ने कि हाँ फलना जगह का आदमी है, जो इजराइल का आदमी है वो हिब्रू बोलेगा, भारतीय आदमी है वो हिंदी बोलेगा, जो यूरोपियन आर्मी है वो अंग्रेजी बोलेगा, जर्मन है जो जर्मन बोलेगा। तो ऐसा भगवान ने थोड़ी डिसाइड किया था
कि वो जर्मनी लोग हैं, जर्मन लोग हैं तो जर्मनी भाषा बोलेंगे। तो ऐसा वो तो भगवान यदि डिसाइड करते तो सारे संसार की तो भाषा एक ही होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हर जगह जो अपनी समाज के स्थितियां के अनुसार किस जो वातावरण में वह रहता है उसके हिसाब से अपनी भाषा को तैयार किया, जो कि आगे हम अनेक जो सिद्धांत आए उनको देख कर इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यदि ऐसा होता तो बच्चा जन्म से ही भाषा बोलने लगता। यदि भगवान ने ही बनाया है तो भगवान ने भी तो बच्चों को भी बनाया है, तो उसको जन्म से ही भाषा बोलने का प्रयास करवाया जाता कि जन्म, जैसे बच्चा जन्म लिया और वो भाषा बोलने लगा। लेकिन आप ऐसा देखते हैं कि जन्म लेते ही बच्चा भाषा बोलने लगता है? तो नहीं, बच्चे को भाषा सिखाई जाती है, उसे हर चीज़ें जो उनके जो फैमिली होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो हर चीज़ें सिखाती हैं, उनको माहौल में रखकर उन चीज़ों को सिखाया जाता है। यही एक प्रयोग है जिसको मैं आपके आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगा कि कैसे प्रयोग किया गया, जिसके अनुसार यह साबित करने का प्रयास किया गया कि भाषा है वो यदि समाज में कोई व्यक्ति नहीं रहे तो वो कैसे भाषा से प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसे यह सिद्ध हो जाता है कि ये एक ठोस सिद्धांत नहीं है। तो हमने देख लिया कि कैसे ये जो दैवीय उत्पत्ति है ये ठोस सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मिस्र के राजा थे फ्रेडरिक द्वितीय, उसके बाद स्कॉटलैंड के जेम्स चतुर्थ, और उसके बाद जो भारत के जो अकबर हैं, ठीक है, भारत का जो अकबर है, बादशाह तो मैं नहीं बोलता, तो भारत के जो अकबर हैं वो एक शिशु है। भिन्न भिन्न जैसे अपने अपने कंट्री में उन्होंने प्रयोग किया, एक शिशु मतलब बालक, उनको समाज से पृथक रखा गया। ठीक है, उनको समाज से अलग रखा गया, एक अलग क्षेत्र में रखा गया जहां कोई भी बोलने वाला व्यक्ति नहीं था कि उससे बात कर सके, उसे यह एहसास हो सके कि वो बोलता है। ऐसे ही उसे जब बड़ा किया गया तो आगे चलकर जब स्थितियां आई तो ये आप जानकर ये आश्चर्य हो जाएंगे कि जो लड़के थे, जो दोनों लड़के थे वो गूंगे निकले। दोनों लड़के थे वो क्या निकले? गूंगे निकले। मतलब भगवान जो है उसने भाषा को नहीं दिया है, भाषा एक समाज में रहने पर जो भाषा है उसकी डेवलपमेंट होती है। तो जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाषा की जो संबंध में जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है ये तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, ये गलत है। हमने डिस्कस किया कि ये गलत क्यों है। इसमें वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसका अभाव है। इसमें जो चीज़ें हैं उनमें सच्चाई नहीं है। ये सिद्धांत जो है वो धर्म के जो धर्मांध मतलब बोल सकते हैं कि अपने धर्म के पक्ष में लेकर ये भाषा के जो सिद्धांत है उसको किया गया है। अब जो दूसरा सिद्धांत आता है वो सिंबॉलिक थ्योरी आती है। जो सांकेतिक सिद्धांत है वो दूसरा थ्योरी आती है। ये थ्योरी क्या कहता है, चलिए देखते हैं। ये जो थ्योरी है, जैसा कि यहाँ पे संकेत लिखा गया है, तो संकेत शब्द से ही डिस्कस, इसको पूरा जो संकेत के ही इर्द गिर्द ये थ्योरी घूमता है। इसमें जो मानव है वो अपने भाव और विचार, मानव के जो भाव थे, मानव के जो विचार थे, उनको अपने जो अंग है उससे संकेतित करने लगा, उसको संकेत उससे सिंबॉलिक करने लगा। और ऐसी जो सिंबॉलिक करते बाद में जब उनमें कठिनाइयाँ इनको आने लगी तो सभी मनुष्य सामाजिक समझौता के आधार पर, सभी मनुष्य जो थे वो सामाजिक समझौता के आधार पर जो कुछ भाव थे, कोई भाव जैसे होता है, जैसे एक भाव है, जैसे लड़ने का भाव, गुस्सा का भाव हो गया, जैसे विचार हो गया, कोई विचार है, कोई पदार्थ है, जैसे ये कुर्सी है, ये चेयर है, ये चश्मा है, ये पेन है, ये फ़ोन है। तो ये जो जितने भी पदार्थ हैं उनके लिए ध्वनात्मक संकेत निश्चित किया गया कि जो कुर्सी है इसे कुर्सी ही बोला जाएगा, ये जो विचार है ये पेन है इसे पेन ही बोला जाएगा, ये लैपटॉप है इसे लैपटॉप ही बोला जाएगा। इन सबको निश्चित किया और ये जो सभी कार्य हुए ये मनुष्यों ने एकत्र होकर जो विचार विनिमय इन पे किया और उसके बाद इस तरह का सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार भाषा का जो आगे चलकर क्रमिक गठन हुआ और सामाजिक पृष्ठभूमि में सांकेतिक सिद्धांत संस्थान द्वारा भाषा की उत्पत्ति हुई। चलकर जब ये जो कुछ संकेतों दिए गए उनमें जब डिस्कशन किया गया कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे कलम है तो कलम को कलम कहा जाएगा। उसके बाद जब समाज जब चलने लगा तो समाज की पृष्ठभूमि में जो सांकेतिक संस्था थे उनके द्वारा भाषा की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। तो ये एक सिद्धांत है। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखनी है कि ये जो सिद्धांत है इसे निर्णय सिद्धांत भी कहा जाता है। ये जो सिद्धांत है इसे निर्णय सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, वो प्रथम प्रतिपादक थे तो वो एक फ्रांसीसी व्यक्ति रूसो थे। आप जानते हैं रूसो एक दार्शनिक थे, तो वो ये रूसो थे। अब ये सिद्धांत जो है इसके संकेत सिद्धांत के आधार पर ही, ये जो संकेत सिद्धांत था इसी के आधार पर आगे चलकर जो वैज्ञानिक हुए, रचाई या फिर रॉय तथा जोहानसन, इन सब ने इंगित सिद्धांत, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, गेस्टल थ्योरी का प्रतिपादन किया, जो कि सदैव संकेत जो सिद्धांत है इसकी अपेक्षा अधिक जो मान्य। चलकर जो यह सिद्धांत, यदि इस सिद्धांत को यदि हम सच मान लें कि जो व्यक्ति हैं वो इकट्ठा हुए थे
उन्होंने जो शब्द हैं उनको इंगित करने का प्रयास किया, जो उनके जो भाव थे उनसे शब्द को नाम देना प्रयास किया, उनको ध्वनि देना प्रयास किया। तो ये इससे पूर्व मतलब ये कहा जाएगा कि जब मनुष्यों ने प्रयास किया तो क्या उससे पूर्व मनुष्य को भाषा की प्राप्ति नहीं हुई थी? वो उससे पहले भाषा नहीं जानते थे, और यदि नहीं जानते थे तो नहीं जानते थे तो वे फिर भाषा की उन्हें क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, भाषा की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ी? क्या वो पहले इससे सही नहीं थे? क्या जरूरत पड़ी भाषा की? पहले भी तो नहीं थी भाषा। तो ये जो सिद्धांत है वो रेलिवेंट नहीं है, ये जो थ्योरी है वो रिलेवेंट नहीं है, ये देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये तर्क संगत नहीं है कि भाषा के सहारे बिना लोगों को, यदि आप जान रहे हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि विचार विनिमय द्वारा एकत्र होकर, तो बताइए कि बिना भाषा के कोई एकत्र हो सकता है इतने व्यक्ति, और ये विचार विनिमय कर सकता है इतने व्यक्ति? तो ये देख रहे हैं कि जो बिना भाषा के सहारे जो एकत्रित किया जा सकता है, ये कैसे किया जा सकता है फिर बताइए? तो विचार विमर्श भाषा के माध्यम से अभाव में किस प्रकार संभव हुआ होगा, ये प्रश्न उठता है। तो इन सब के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो भाषा का सिद्धांत है ये रिलेवेंट नहीं है। आगे भी जो इस सिद्धांत के अनुसार जो सभी भाषाएं की जो होती हैं वो धातुओं की बनी होती है, ठीक है, जो सभी भाषाएं होती है वो धातुओं की बनी होती है। अब धातु क्या है? तो धातु होता है किसी काम को करना या किया जाना। ये धातु है जो कि संस्कृत शब्द भाष से आया है, भाष धातु से आया है। भाषा जो है वो संस्कृत शब्द भाष से आया है, ठीक है, भाष धातु से आया है। तो धातु मतलब करना या होना होता है, ठीक है। लेकिन चीन की जो भाषा है उसमें जो भाषाएं के संदर्भ में यह सत्य नहीं है। ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि जो भाषाएं हैं वो धातुओं से आई है, ठीक है, भाषाएं जो है वो धातुओं से आई है। धातु क्या है? तो किसी बात को कहना या बोलने की जो शक्ति होती है वो धातु कहलाता है, जो कि एक संस्कृत शब्द था उस समय। लेकिन चीनी जो भाषा है वो इसके रेलिवेंट में गलत हो जाता है, तो ये सिद्धांत जो है वो गलत होता है। संक्षेप में, भाषा के अभाव में यदि इतना बड़ा निर्णय लिया जा सकता था तो फिर तो बिना भाषा के भी आप रह सकते थे। जब आप इतना बड़ा निर्णय ले सकते हो कि किसी संकेत को निश्चित कर सकते हो कि ये कलम है, ये पेन है, ये लैपटॉप है, ये फ़ोन है, तो आप जब इतने बड़े निर्णय जब ले सकते हो तो फिर भाषा की उत्पत्ति आपको क्यों जरूरत पड़ी, भाषा की आपको क्यों आवश्यकता पड़ी? तो बिना भाषा के भी आप कार्य कर सकते थे, तो ये थी। तो ये जो सिद्धांत है वो गलत है, ठीक है। तो इसका जो मेन निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि इस सिद्धांत में एक जो कृत्रिम उपाय द्वारा भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत करने का प्रयास किया गया है, यह सिद्धांत पूर्णतः कल्पना पर आधारित है, अतः यह कसौटी पर जो खड़ा नहीं उतरता है। तो ये जो भाषा है वो सटीक नहीं उतरता है भाषा की उत्पत्ति को जानकारी देने में। तो हमने भाषा की जो दो सिद्धांत हैं, भाषा के जो दो सिद्धांत हैं, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और सांकेतिक सिद्धांत, इन दोनों को हमने चर्चा कर लिया। तो ये वीडियो अब 20 मिनट का से ज़्यादा का हो गया, तो मैं इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता। तो ये दो सिद्धांतों को ही हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये जो सिद्धांत है उसको देख लिया। ये अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप जो हमारा टेलीग्राम है उससे जुड़ जाइए और वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप बताइए कि ये जो सीरीज़ है वो आपको कैसी लग रही है, जिससे मैं कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि ये जो सीरीज़ है उसमें मुझे तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगा है। मैंने कंटेंट तो पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन उसको किस तरीके से बताया जाए जिससे आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी बोरिंग है। मैंने इंटरेस्टिंग वे में आपको बताने का काफ़ी प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको जो स्क्रीन है उस पर लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम का आपको लिंक दिख रहा होगा ज्वाइन करने का। उसके बाद सब्सक्राइबर बटन दिख रहा होगा और 2 प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जिसमें झारखंड स्पेशल की प्लेलिस्ट होगी और एक प्लेलिस्ट होगी जो झारखंड में जितने भी एग्जाम्स हुए उनमें PYQ जो पूछा जाता है तो वो हुए। तो चलिए इन्हीं वीडियो को मैं आपसे मिलता हूँ।